बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जिस टॉपिक के ऊपर है उस टॉपिक का नेम है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन और फैट का जो है वो मेटाबॉलिज्म कैसे का होता है, ठीक है। हम फैट और प्रोटीन से किस तरह एनर्जी ले सकते हैं। तो हम देखते हैं द कैटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज इज मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे इन सेल। सेल के अंदर ग्लूकोज की कैटाबॉलिज्म जो है वो मोस्ट कॉमन मेटाबॉलिक पाथवे है सेल के अंदर। बट एनिमल ऑल्सो कंज्यूम फैट एंड प्रोटीन, लेकिन एनिमल जो है वो फैट और प्रोटीन को भी कंज्यूम करते हैं। दीज में यूज टू हार्वेस्ट एनर्जी, और ये एनर्जी को हार्वेस्ट इनसे किया जाता है, यानी फैट और प्रोटीन से एनर्जी ली जाती है। तो हम सबसे पहले देखते हैं फैट से किस तरह जो है वो प्रोटीन हम ले सकते हैं, या किस तरह फैट से। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फैट से किस तरह एनर्जी जो है वो ली जाती है। फैट्स आर बिल्ड फ्रॉम लॉन्ग चेन फैटी एसिड। लॉन्ग चेन फैटी एसिड से फैट्स जो है वो बिल्ड होते हैं। एंड ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड की लॉन्ग चेन से फैट्स जो है वो बिल्ड होते हैं। दे फॉर्म ट्राइग्लिसराइड्स, और ये ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं। तीन फैट्स के मॉलिक्यूल आपस में अरेंज होते हैं और ट्राइग्लिसराइड्स बना देते हैं। द इनिशियल कैटाबॉलिज्म ऑफ फैट बिगन विद द डाइजेशन, ठीक है। इनिशियल जो कैटाबॉलिज्म होती है फैट की वो स्टार्ट हो जाती है विद द डाइजेशन, डाइजेशन के साथ ही आफ्टर ट्राइग्लिसराइड टू ग्लिसरॉल, कि उन्होंने ट्राइग्लिसराइड से ग्लिसरॉल में चेंज होना होता है। एंड थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल, और थ्री फैटी एसिड मॉलिक्यूल जो है वो बनते हैं। द ग्लिसरॉल इज फॉस्फोराइलेटेड, ग्लिसरॉल क्या है, फॉस्फोराइलेटेड है। इट कैन एंटर द ग्लाइकोलिटिक पाथवे, ग्लिसरॉल ने किसमें एंटर होना होता है, ग्लाइकोलिटिक पाथवे में एट अ लेवल ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट हमने ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में एक फेज आई थी ऐसी जिसमें ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट बनता है, तो उधर ही ग्लिसरॉल जो है वो फॉस्फोराइलेटेड है, यानी वो एंटर होता है ग्लाइकोलिटिक पाथवे में। कहां पर जाके, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फास्फेट में। द फ्री फैटी एसिड मूव इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, और जो फ्री फैटी एसिड होते हैं वो किधर मूव कर जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वेयर देयर कार्बन आर रिमूव, जहां पर जाके जब वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फैटी एसिड मॉलिक्यूल एंटर होते हैं उधर उनके कार्बन रिमूव हो जाते हैं। दे फॉर्म एसिटाइल कोएंजाइम, और वो उधर जाके क्या बनाते हैं, एसिटाइल कोएंजाइम। और एसिटाइल कोएंजाइम हमने पढ़ा है कि एसिटाइल कोएंजाइम जब जाके ऑक्सीडाइज होता है वाया द क्रब साइकिल, और वो बाय क्रब साइकिल, क्रब साइकिल में जाके एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्सीडाइज हो जाता है। एसिटाइल कोएंजाइम भी क्रब साइकिल के अंदर एंटर होता है, उधर ये ऑक्सीडाइज हो जाता है बाय द क्रब साइकिल। इट प्रोवाइड एडिशनल NADH एंड FADH2, और उधर जाके वो क्या प्रोड्यूस कर देता है, कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए हमारे पास क्या प्रोड्यूस करता है, क्रब साइकिल के अंदर एंटर होकर NADH एंड FADH2 which are oxidized via the electron transport chain। और फिर NADH और FADH2 हमने पढ़ा कि वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किधर जाके, ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। इस बात की आपको समझ आ गई कि हमारे पास जो एसिटाइल कोएंजाइम है वो एंटर होता है हमारे पास जाके क्रब साइकिल के अंदर, उधर वो एडिशनल क्या बनाता है, NADH एंड FADH2, जिसको फर्दर ऑक्सीडाइज होता है वो जाके ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पर यूनिट वेट ऑफ फैट इज ग्रेटर देन इन कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में हाइड्रोजन एटम के पर यूनिट वेट ऑफ फैट कितना होता है, इज ग्रेटर होता है वो हमसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के मुकाबले में। इसीलिए 1 ग्राम ऑफ फैट, 1 ग्राम फैट हमें क्या प्रोवाइड करता है, 2.5 टाइम मोर एटीपी एनर्जी देन 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है। Therefore, many animals store energy in the form of fat in adipose tissue। इसी वजह से एनिमल अपने एडिपोज टिश्यू में एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, फैट की फॉर्म में स्टोर करते हैं, ठीक है। आपको समझ आ गई इधर कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो हमारे पास होते हैं वो अपने पर यूनिट वेट ऑफ फैट के लिहाज से ग्रेटर होते हैं। फैट के वेट ग्रेटर होता है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मुकाबले में। इसीलिए 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड हमें करता है 2.5 टाइम मोर एटीपी एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन। प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स के मुकाबले में फैट के अंदर 1 ग्राम फैट के अंदर 2.5 टाइम मोर एटीपी एनर्जी जो है वो होती है। इसीलिए एनिमल अपने एडिपोज टिश्यू में फैट को एनर्जी की फॉर्म में जो है वो स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है जो हमारा टॉपिक था मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, के फैट और प्रोटीन से किस तरह एनिमल जो है वो एनर्जी लेते हैं। तो फैट्स भी हमने देख ली है, आगे हम प्रोटीन्स में देखते हैं।
जी तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो प्रोटीन है। अब हम प्रोटीन को देख लेते हैं कि प्रोटीन से हम किस तरह जो है वो एनर्जी को हार्वेस्ट कर सकते हैं। प्रोटीन क्या है? एनिमल डाइजेस्ट प्रोटीन इनटू अमाइनो एसिड। एनिमल जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं अमाइनो एसिड की फॉर्म में। सम ऑफ दीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बॉडी, और कुछ को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। उसके बाद है दे आर यूज्ड टू सिंथेसाइज न्यू प्रोटीन। ये जो है कुछ न्यू प्रोटीन्स बनाने के लिए भी यूज होते हैं। अदर अमाइनो एसिड आर ट्रांसपोर्टेड इनटू ब्लड। कुछ अमाइनो एसिड ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दी जाती है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर जो है इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। अमाइनो एसिड कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल। अमाइनो एसिड को एज अ फ्यूल भी हम यूज करते हैं। देयरफॉर दीस अमाइनो एसिड कैन बी फर्दर डिग्रेडेड। इसीलिए अमाइनो एसिड जो है उनकी फर्दर जो है वो डिग्रेडेशन भी होती है। द अमाइन ग्रुप इज रिमूव टू यील्ड अमोनिया। अगर अमाइन ग्रुप को रिमूव कर दिया जाए तो हमारे पास यील्ड क्या निकलती है? अमोनिया निकलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डी अमाइनेशन रिएक्शन। इसको हम डी अमाइनेशन कहते हैं, यानी कि एक अमाइन ग्रुप का निकल जाना, ठीक है। फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस ड्यूरिंग डी अमाइनेशन। डी अमाइनेशन के दौरान फॉलोइंग प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास क्या है? एन ऑक्सीजन एटम रिप्लेस अमाइन ग्रुप। ऑक्सीजन एटम जो है वो अमाइन ग्रुप को रिप्लेस कर देता है, और अमाइन ग्रुप टू फॉर्म कीटो एसिड। और अमाइन ग्रुप क्या बना देता है? कीटो एसिड बना देता है। The keto acid can enter into the Krebs cycle. keto acid फिर Krebs cycle के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। Finally carbon skeleton of amino acid is broken. अमाइनो एसिड का जो कार्बन स्केलेटन है वो ब्रोकन डाउन होता है एंड ऑक्सीडाइज टू CO2, और CO2 को बना देता है। ये रिएक्शन से आपको मजीद समझ आ जाएगी। ये हमारे पास जो है वो अमाइनो एसिड है। अमाइनो एसिड के अंदर हमने वाटर को ऐड करवाया। ये हमारे पास क्या बन गया? कीटो ग्रुप बन गया, ठीक है। और C+H कीटो ग्रुप बन गया। ये हमारे पास अमोनिया एक्सक्रीट आउट हो रहा है, और ये हमारे पास हाइड्रोजन एटम एक्सक्रीट आउट हो रही है। अमोनिया जो है वो टॉक्सिक होता है, इसलिए अमोनिया जो है उसको एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है। तो ये हमारे पास जो है मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन है, कि फैट और प्रोटीन से हम किस तरह से जो है वो एनर्जी को ले सकते हैं। तो ये हमारे पास है। अभी मैं आपको एक साइकिल से ड्रॉ करके बताऊंगी, जिससे मजीद आपको जो है वो क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, मजीद आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से ये सारे प्रोसेस हो रहे होते हैं, जिनमें ग्लाइकोलाइसिस, Krebs साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और फैट और प्रोटीन जो है ये, इनसे हम एनर्जी जो है वो हार्वेस्ट कर रहे होते हैं। जी तो ये हमारे पास जो है वो साइकिल है। इस साइकिल को हम देख लेते हैं। इस साइकिल से आपको जो है वो बेहतर समझ आ जाएगी कि किस तरह से हम जो है फैट, प्रोटीन, ग्लाइकोलाइसिस, Krebs साइकिल, ETC से एनर्जी को हम जो है वो हार्वेस्ट करते हैं, एनर्जी हम इनसे लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे हमारे पास तीन चीजें होती हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हमारे पास होते हैं। प्रोटीन जो है वो किसमें चेंज हो जाते हैं? हमारे पास अमाइनो एसिड में, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किसमें चेंज होती है? शुगर में। शुगर से ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस में ये आ जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के अंदर जो है प्रोसेस के अंदर जो है वो हैपन होती है, यानी कि जो शुगर होती है वो किसमें एंटर हो जाती है? प्रोसेस में, ग्लाइकोलाइसिस में, जिधर ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट होती है, ठीक है। अगर फैट है तो फैट किसमें चेंज हो जाते हैं? ग्लिसरॉल में और फैटी एसिड में चेंज हो जाते हैं। अब आप देखें जो प्रोटीन अमाइनो एसिड में चेंज हुई है वो अमाइनो एसिड से किधर आ रही है? उधर से अमोनिया रिलीज हो रहा है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है एनिमल के लिए, तो ये एक्सक्रीट आउट हो रहा है। उसके बाद ये अमाइनो एसिड जो है वो पायरुवेट के अंदर भी इधर यूज होते हैं, पायरुवेट के अंदर। उसके बाद एसिटाइल कोर ए में भी यूज होते हैं। इसी तरह आप देखें कार्बोहाइड्रेट जो कि हमारे पास शुगर, शुगर के बाद ग्लाइकोलाइसिस यानी ग्लूकोज एंटर हो रहा है ग्लाइकोलाइसिस में, वो जिधर हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस के अंदर स्टेप आता है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, वो किसमें चेंज हो जाता है? पायरुवेट में। पायरुवेट जो कि एंड प्रोडक्ट है हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का, वो फिर किसमें चेंज होता है? एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए किसमें आगे जाता है? Krebs साइकिल के अंदर, ठीक है। ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है हमारे पास Krebs साइकिल के अंदर। अब हमारे पास जो फैट्स हैं जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में चेंज हो रहे हैं, ग्लिसरॉल आता है हमारे पास इधर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में भी ये यूज होता है। इधर हम इनके नेम पढ़ रहे हैं, अगर हम इन्हें बाय फार्मूला देखें तो फार्मूला जो कि हम इनको ओपन फॉर्म में करके लिखें तो उधर हमें पता चलता है कि किस तरह ग्लिसरॉल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में चेंज हो रहा है। तो फार्मूले आपको करने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह नेम याद करेंगे, जैसे हमने ग्लाइकोलाइसिस और Krebs साइकिल में ओनली नेम याद किए हैं। तो ग्लिसरॉल जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, और इसी तरह ये आगे पायरुवेट में। ऐसे ही जो फैटी एसिड है वो हमारे पास किसमें चेंज होता है? एसिटाइल को ए में चेंज हो जाते हैं। उसके बाद एसिटाइल को ए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, एसिटाइल को ए Krebs साइकिल के अंदर जो है हमारे पास एसिटाइल को ए जो है वो Krebs साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है। उसके बाद इधर से एटीपी निकलती है, Krebs साइकिल से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और कार्बन साइकिल के बाद ये कार्बन साइकिल कह रही हूँ Krebs साइकिल के बाद हमारे पास ये नेक्स्ट किसमें Krebs साइकिल एंटर हो जाता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और कीमियोऑस्मोसिस में, जिधर हमारे पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में भी एटीपी बनती है और कीमियोऑस्मोसिस में वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो ये हमारे पास एक साइकिल था जो कि मैंने ड्रा किया ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए।
ये जो है ये हमारा आज का लेक्चर था, तो आप लोग इसको देखें। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ जाएगी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज करें, और मैं आपको अपने लेक्चर के एंड पे बता दूं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए और एमसीक्यूज के लिए जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लॉन्ग पेपर में ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से नहीं आता। आप लोग इसको देखें, समझिएगा।